हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। अब ये पार्ट जो है वो इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग बहुत सारे नए ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो आप लोगों ने पहले कभी भी ना सुने हैं और ना पढ़े हैं और ना समझे होंगे। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। अगर आप लोग JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो इस पार्ट के अंदर 2 से 3 ऐसे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसका बेसिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकंड है स्पेक्ट्रम, एंड थर्ड जो है वो है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। ये 3 ऐसे टॉपिक इस पार्ट 2 के अंदर आएंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन अकॉर्डिंग्स टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बोहर एंड स्पेक्ट्रम ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट, ज़बरदस्त। तो लास्ट जब हम लोगों ने पार्ट 1 का एंड किया तब हम लोगों ने पढ़ा था रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी न्यूक्लियस के बारे में। उसने ऐसा बताया कि जो एटम है उसके बीच में एक ऐसी एक चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है जिसे वहाँ पे नाम दिया गया था न्यूक्लियस। उसने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, रेज पास करवाई और उसके ऊपर से उसने कंक्लूजन दे दिया। लेकिन फिर जब फेलियर मिला उसे, क्या फेलियर मिला, तो मैक्सवेल ने ऐसा कहा था कि जो भी पार्टिकल मूविंग होता है वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है और एट द पर्टिकुलर टाइम वो एनर्जी नियर टू ज़ीरो हो जाती है और फिर वो क्या कर जाता है, कोलॉइड हो जाता है। तो अभी तक कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है कि एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो एक और यहाँ से सस्पेंस जो है वो खुल गया कि भाई अगर ये एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो भाई उसकी एनर्जी के बारे में क्या, मतलब एनर्जी कितनी रहती होगी, डिक्रीज इंक्रीज करती होगी। अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के ऊपर घूमता रहता है तो उसके अंदर और कुछ भी पॉसिबल है कि नहीं है। अगर उसकी साइज़ के बारे में अगर हमें जानना हो तो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, अगर ये पूरा स्टेबल है तो स्टेबिलिटी का क्या, वो आज हमें समझना है। और इसीलिए सबसे पहला हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जिसके अंदर डाल्टन ने ऐसा बताया कि इट इज़ स्फीयर, इट इज़ अनडिवाइजिबल। भाई वो एक स्फीयर है, बात खत्म। फिर थॉमसन ने ऐसा कहा कि हाँ ये स्फीयर तो है ही लेकिन वाटरमेलन जैसा, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो था वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया तो उसने बोला कि भाई ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन स्फीयर के अंदर ऐसे ही। फिर रुदरफोर्ड ने ऐसा बताया कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूमता रहता है। फिर इसके अंदर जब नील्स बोहर ने अपनी एंट्री करवाई तो उसने ये बताया कि उसके अंदर ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है। बिगेस्ट कंक्लूजन ऑफ नील बोहर इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन आज हमें एक्चुअल बोहर्स मॉडल नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये बोहर ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए या तो फिर जितने भी बेसिक चीज़ें उसने की अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो हमें आज समझना है। और आज का मेन हीरो जो रहेगा वो है वेव। आज के लेक्चर में
थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स थियरी, वेव नेचर। अभी हमें क्या था, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता था, मैक्सवेल की जो थियरी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने क्या किया था, ही इज द किंग ऑफ, मैक्सवेल इज द किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि उसने फैराडे के साथ रह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसने स्पेस के अंदर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च उसने दी, इसलिए मैक्सवेल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का किंग बोला जाता है। और 10th में भी आप लोग इस कंसेप्ट को पढ़ के आए हो, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा जो चैप्टर था आप लोगों को, मतलब ये सब कुछ जो है वो देन है वो मैक्सवेल की है। और इसलिए मैक्सवेल ने जो अपना जो फिनोमेना दिया था, डेफिनेशन दी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दैट इज ओके, बट आई हैव अ डाउट, जो भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास एनर्जी डिक्रीज होती ही है। लेकिन ये सभी जो कन्फ्यूजन्स थे उसको करेक्ट करने के लिए बोहर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बोहर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए अपने मॉडल को देने के लिए। इसलिए हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक का नाम रखा गया है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये जो बोहर मॉडल की जो बेसिक बातें थी वो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नोटबुक जो है वो आप लोगों के साथ होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को वो आप लोगों को नोट डाउन करनी है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि आज का लेक्चर टोटली थियरिटिकल है, फॉर्मूला भी कुछ नहीं, इमेजिनेशन थोड़ा पावर आप लोगों को चाहिए। पूरा टॉपिक फिजिक्स रिलेटेड होगा, जितने भी टर्म आज पढ़ेंगे फिजिक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे ये बात आई कि ये जो साइज़ है, ये जो भाई न्यूक्लियस था और उससे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना होगा, फिर उसकी एनर्जी के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, उसका शेप कैसा होगा, फिर बोहर ने कहा कि ऑर्बिटल प्रेजेंट है, रुथरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये फिनोमेना को समझने के लिए हमें 4 ऐसे बेसिक फिजिक्स के टॉपिक को जानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। जैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, मेडिसिनल, ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे फिजिक्स के भी कुछ बेसिक फंडा जो है इस टॉपिक के अंदर नील बोहर ने जो यूज़ किए उसे हमें पढ़ना ज़रूरी हो गया। ओके, अब बात आ जाती है यहाँ पे सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की। ये जो पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स। एक छोटी से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब हमें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पता है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही लार्ज वैल्यू है ये स्पीड की। अगर उस स्पीड की मैं एक साइकिल की स्पीड से मैं कंपैरिजन करूं, साइकिल की स्पीड से, बाइक की स्पीड से, या फिर कार की स्पीड को मैं स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन कर रहा हूँ, और मुझे उस डे टू डे लाइफ वाले ऑब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, डे टू डे लाइफ में यूज हुए ऐसे ऑब्जेक्ट विच हैव सम मास and which have some velocity, and that object and that speed of object I compare with
स्पीड ऑफ लाइट, अगर फिर मुझे उसके बारे में एनालिसिस करना है तो मैं यूज़ करता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट। लिखा हुआ मैं, पहले समझ लो। उसको हम लोग बोलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हायर अमाउंट ऑफ स्पीड, हायर वैल्यू ऑफ स्पीड एंड लोअर वैल्यू ऑफ स्पीड। अब मान लो कि जैसे 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 थोड़ी बहुत मैं स्पीड बढ़ाता जाता हूँ, कार की स्पीड या प्लेन की स्पीड या रफेल की स्पीड से मैं अगर उसको कंपैरिजन करूं, मतलब 10⁻³ के अंदर हो, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड को मैं लेके जाऊं, या तो फिर मैं ऐसा कहूं कि ये जो 10⁸ वाली जो स्पीड है उसकी नियर बाय वैल्यू के अंदर स्पीड मैं लेके जाऊं, तब अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, और जिसे बोलते हैं हम लोग रिलेविस्टिक कंसेप्ट्स, मतलब रिलेटिव मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, पहले आया क्लासिकल मैकेनिक्स एंड रिलेटिव मैकेनिक्स, दोनों डिफरेंट बातें हैं। थर्ड टाइप ऑफ फिजिक्स का फिनोमेना, वहाँ पे हमें यूज़ करनी होती है, यहाँ पे अब दोनों फंडास के अंदर हम लोगों ने यूज़ की स्पीड, अब यहाँ पे यूज़ करते हैं साइज़ को। अगर बहुत स्मॉल साइज़ है, मान लो कि 10⁻⁹ मीटर जितना है, या तो उससे बड़ा साइज़ है, तब हम लोग यूज़ करते हैं उसे, यहाँ पे फिर से वही क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स को ही यूज़ किया जाता है। अगर 10⁻⁹ से स्मॉल हो, उससे स्मॉल साइज़ में हो, तब हम लोग यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। साइज़ स्मॉल हो जाए तो 10⁻⁹ से स्मॉल तो क्वांटम मैकेनिक्स, 10⁻⁹ से ज़्यादा तो क्लासिकल मैकेनिक्स। अब इसी क्वांटम मैकेनिक्स को, वेरी स्मॉल साइज़ को मैं अगर स्पीड के साथ रिलेट कर दूं तो उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम फील्ड थियरी। 4 मैंने बातें बताई, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड रिलेटिव मैकेनिक्स, थर्ड इज क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थियरी। 4, तो चारों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट्स लीडिंग to the Bohr's atomic model। उसमें फर्स्ट हमें ये पॉइंट्स हमें लिखने हैं। ओके, तो अगर हम लोग सबसे पहले लिखें, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं कि C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जब यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, और इसकी कंपैरिजन मैं पॉइंट्स में लिखाऊंगा, कंपैरिजन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ साइकिल, तो वेरी स्मॉल या फिर वेरी बिग डिफरेंस इज देयर, एंड तब हमने यूज़ करना है क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकंड हम लोग यूज़ करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड, अच्छा ऐसा लिखो शॉर्ट में, वैल्यू ऑफ speed is nearby to speed of light। अब ऐसी जब बातें करेंगे तब यूज़ करेंगे हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। थर्ड क्या है कि भाई अगर
साइज ऑफ पार्टिकल, ऐसा लिखो पार्टिकल 10⁻⁹ या तो फिर उससे बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तब हमें यूज़ करना है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके। बट इफ लेस देन 10⁻⁹ मीटर, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ के आए हैं, बहुत छोटी छोटी बातों का एनालिसिस होता है। और यहाँ पे जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स प्लस स्पीड कर दें तो वो हो जाता है क्वांटम फील्ड थियरी। ये चार बातें, क्योंकि हमें ये वर्ड्स जो हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स है या तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ऐसे वर्ड्स हमें फ्यूचर के अंदर यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये लिखवाया। ओके, पहला इतना लिखो और साथ में नहीं लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, तो सबसे बेसिक जो बातें हैं वो आएंगी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्टिंग के अंदर। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 8, 9 के अंदर ऐसा पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वो जो थियरीज हैं वो क्या हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की ये जो थियरी हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रॉब्लम आ गई। देखो, एक्सेप्शंस जो हैं वो थोड़ी बहुत रहेंगे या फिर फेलियर जो हैं वो रहेंगे, क्योंकि हमें तो कंक्लूजन पे पहुंचना है बोहर-सैडोमिक मॉडल। तो जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए थे वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फेलियर मिलता रहा। अब जब ये क्लासिकल मैकेनिक्स को एक माइक्रो लेवल पे यहाँ पे ऐड किया गया तो वहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। एटम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एटम के लिए जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। ओके, ये फेलियर मिला एक बोहर को, उसने जो पहले एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऊपर। अब क्या फेलियर मिला, आप लोगों को एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। लिखते हैं ना, ये पॉइंट ना लिखो तो स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अब ये एग्जांपल मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स या फिर मैकेनिक्स लिखो, क्लासिकल फिजिक्स, उन्होंने ऐसा कहा कि इट प्रेडिक्टेड दैट all the bodies at a temperature other than 0 Kelvin, not okay, it is 0 Kelvin, radiate infinite अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये भाई साहब ने जो ये तो बात की थी, प्रेडिक्शन जो मारा था कि भाई अगर 0 केल्विन का भाई मतलब हुआ -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ यार। इतना टेम्परेचर लाओगे कहाँ से, पहली बात तो ये। अदर देन 0 केल्विन मतलब कुछ भी हो जाए वो क्या करता है, रेडिएट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलो, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मान लो चलो निकलती होगी, तो आई कहाँ से, ये क्वेश्चन हो गया। आई कहाँ से, ये क्वेश्चन हुआ और ये इसका फेलियर बना। क्या हुआ, यही इसका फेलियर बना कि भाई चलो मान लो कि ये सेंटेंस आप लोगों ने जो बताया, ये प्रेडिक्शन जो मारा, इट इज़ अ प्रेडिक्शन, यहाँ पे मैंने लिखा इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट, प्रेडिक्शन जो मारा ये मान लो कि सही निकला। क्वेश्चन ये आया
तो आई कहाँ से इतनी एनर्जी, इनफाइनाइट, मतलब फ्लो चालू ही रहेगा एनर्जी का, तो आई कहाँ से, ये क्वेश्चन। ओके, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लैंक भाई साहब ने और मैक्सवेल भाई साहब ने इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन दोनों एक्सपेरिमेंट को बोहर ने अपना बेसिक बनाया। तो स्टार्ट करते फिर आगे। अब इसी को ही जब बेसिक बनाया गया तो बोहर ने अपने मॉडल के अंदर इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर किया। तो हेडिंग लिखो, टू डेवलपमेंट्स played a major role in the formulation of Bohr's model of atom। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो यहाँ से कंसिडर किए गए। नंबर 1, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये पहला आया। ड्यूअल नेचर, मैक्स प्लांक ने ये थियरी दी, ड्यूअल नेचर ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। फिर सेकंड जो है वो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये बात किसने बताई थी? मैक्सवेल भाई साहब ने। स्पेक्ट्रम जो है वो रुथरफोर्ड मॉडल समझा नहीं पाया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच could be explained only using quantized energy level in atoms। अब ये क्या आया, ये नया वर्ड आया, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, समझेंगे आगे, वन बाय वन सब कुछ आएगा। ओके, तो ये बात जो थी ये मैक्सवेल ने बताई, ऊपर वाली जो थी वो प्लांक भाई साहब ने बताई। ओके, और फिर यहाँ से अब देखो, यहाँ से वेव जो है वो यहाँ से जनरेट हुआ। वेव की बात यहाँ से आई। वेव की बात कहाँ से आई? रेडिएशन के ऊपर से हमें मिला एक वेव। रेडिएशंस, सन रेज, एक्स रेज, गामा रेज, रेडिएशंस के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पहले डाल्टन ने ऐसा बोला स्फीयर, फिर थॉमसन ने बोला स्फीयर लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रुथरफोर्ड ने ऐसा बोला कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बोहर ने ऐसा बोला कि पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो बात लिखी गई उसे हमें अब समझना है। मैं आप लोगों को ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वो अब एक्सप्लेन करूँगा, और रेडिएशन के अंदर हम लोग जाएंगे वेव के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट दिया गया है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या हुआ? ये हम लोगों को पहले से पता है कि रेडिएशन जो है वो दो नेचर में मिलते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि हम सभी ह्यूमन बींग्स आर वेव और पार्टिकल, क्या है हम लोग, वेव हैं या पार्टिकल हैं? वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से आंसर पूछो क्या है, तो आंसर कुछ ऐसा मिलता है, ट्विस्टेड आंसर होना चाहिए ये, क्योंकि फर्दर मैक्सवेल ने ऐसा बोला, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब पार्टिकल वेव भी है, वेव पार्टिकल भी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड थियरी है ये सभी। हाँ, इतनी इजीली
समझ में आ नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इन लोगों ने सब कुछ फाइंड किया होगा। मतलब हमें तो इतना ही समझना है, वेव इज़ अ पार्टिकल एंड पार्टिकल इज़ अ वेव, बस इतना ही। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन जब जिस टाइम पे जिस टाइप के नेचर की ज़रूरत होती है वैसे उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये बात हम लोगों को सबसे पहले समझनी है। और ये थियरी का जो इनिशिएटिव जो है वो लिया था मैक्सवेल भाई साहब ने। ये जो रेडिएशन के बारे में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भाई साहब थे मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने जब एक और यहाँ से मैक्सवेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को बताया, किंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थियरी। और उसमें जब मैक्सवेल 19 ईयर के थे तब उसने एक रिसर्च किया था, एक कलर फोटोग्राफ उसने पहला दिया था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। कलर्ड फोटोग्राफ वो सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था और उसको नाम दिया था कलर ऑफ फिजिक्स, ऐसा नेम दिया गया उस थियरी को। और फिर ये रिसर्च जैसे जैसे हो रहे थे और उसकी एज जब 24 ईयर की थी तब पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम बहुत ही बड़े साइंटिस्टों के अंदर गिना जाता था, बहुत बड़े साइंटिस्टों के अंदर उसका नाम गिना जाता था। और उसी ने ये वेव थियरी दी। तो मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आप लोगों को एक छोटा सा फिगर दिया गया है वेव का। अब ये मेरे पास यहाँ पे तो 2D है, उन लोगों ने थोड़ा बहुत 3D के अंदर दिखाने की कोशिश की है। तो मान लो कि मेरा वेव जो है वो x डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और वेव हम लोगों ने देखा हुआ है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है वेव। फिर यहाँ से दूसरा उन लोगों ने बताया, ओके, आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे ऐसे आप लोगों को एक फिगर दिया गया है। फिगर में मैक्सवेल ने ऐसा बताया कि ये जो अपवर्ड से ये डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड से ये जो डाउनवर्ड जा रहा है, उसके अंदर दो टाइप के फिनोमेनास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आप लोगों को कुछ ऐसे एरोज भी दिए गए हैं। ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ करना है। हाँ, ओके। ऐसे मतलब वहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जितने भी वेव्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही चलते हैं, कोई एक्स एक्सिस में तो कोई वाई में होगा। और उसी हिसाब से इस लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ऊपर वाला जो है उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इसे नाम दिया जाता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। दो यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बनता है। और इस टाइप के वेव्स को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हों। देखो कैसे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन है, ऊपर ये भाई साहब जो है वो वाई डायरेक्शन के अंदर है और ये जेड डायरेक्शन है। मतलब ऐसा आप लोगों को मिल रहा है पूरा डायरेक्शन। ओके, दिस इज एक्स। तो मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, परपेंडिकुलर में चलते हैं। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन कर दो कि दे
ट्रैवल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन ये पे ये आया कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिला या तो फिर ये वेव मिला, तो आप लोग ये घर का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरा घर का बनाया हुआ एग्जाम्पल है, बाकी ये सभी बातें जो हैं टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं। घर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसको देखने के लिए क्या करो, बड़ा सा टब लो, घर के अंदर होगा बड़ा सा टब, एक जैसे बचपन में शायद आप लोगों ने बनाई हो एक पेपर बॉट बनाओ, आधा भर लो, आधा उस टब को पानी से। फिर क्या करना है आप लोगों को, उसके अंदर छोटा सा एक पत्थर उसके अंदर डालो और फिर जो हो रहा है उसे ऑब्जर्वेशन करना है। मैं बात कर रहा हूँ वेव कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों निकलते हैं, ये इसके बारे में आप लोगों को समझना है, घर का एक्सपेरिमेंट। तो जैसे ही आप लोग पत्थर डालोगे तो आप लोगों को क्या मिलते हैं, ऐसे वेव्स मिलते हैं, वेव्स मिलते हैं। तो मतलब एक लेयर फॉर्म होती है और फर्स्ट वेव वो क्या करता है, सेकंड वेव को, जैसे ही आप लोग वो पत्थर डालोगे तो बोट जिस पोजीशन के ऊपर होगी वहाँ से थोड़ी बहुत आगे जाएगी, वहाँ से थोड़ी बहुत आगे जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि वेव एक ऐसा मीडियम है जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये मैक्सवेल ने यहाँ पे एक नई बात वेव के रिलेटेड, वेव प्लस एनर्जी के रिलेटेड, इसलिए मैंने आप लोगों को ये घर का एग्जाम्पल समझाया। इस एग्जाम्पल से समझाता तो नहीं समझ में आता। अगर मैं ऐसा सीधा बोल देता कि यहाँ पे ये जो वेव बन रही है वहाँ पे उसके पास कुछ एनर्जी होती है और वो एक ट्रांसफर, एक मीडियम शो करते हैं, तो नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने आप लोगों को ये रूटीन लाइफ एग्जांपल दिया कि वेव्स जो हैं वो क्या करें, उसके पास कुछ एनर्जी भी होती है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक मीडियम भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैक्सवेल भाई साहब ने वेव की एक डेफिनेशन दे दी, वेव कैन बी described as a disturbance that travels through a medium or space। अब यहाँ पे स्पेस वर्ड क्यों लिखा है मैंने, देखो सनरेज है, तो सनरेज को पास होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ और आप लोगों को ये आवाज़ सुनाई दे रही है, तो साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए। अगर वैक्यूम होगा तो साउंड वेव सुनाई नहीं देगा। सेम टू सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन्हें भी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। इसलिए कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिसे मीडियम चाहिए, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं वो जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए मतलब सनरेज हैं तो उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। गामा रेज जो हैं उन्हें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सरे तो उसको भी कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेस ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये भाई साहब ये मैक्सवेल ने एक वेव की डेफिनेशन दी कि इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस। वहाँ पे वेव्स होते हैं, डिस्टर्बेंस मिलता है एट द ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम और अ स्पेस ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये बात थी वेव के ऊपर। अब वेव जो वो दो टाइप के हमें मिलते हैं। वेव आर ऑफ टू टाइप्स,
वेव जो होते हैं वो दो टाइप से मिलते हैं। नंबर वन, फर्स्ट जो है वो है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, एंड सेकंड जो होते हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव्स ऐसे होते हैं, दे रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड सेकंड ऐसे होते हैं नॉन मैकेनिकल, नॉट requires a medium to travel। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे साउंड वेव्स, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे सन रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ओके, ये हो गए एग्जाम्पल्स। ओके चलो, तो अब मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव का फर्स्ट टाइप मैकेनिकल वेव्स, और उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमने जो लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस टॉपिक के अंदर हमें ये समझना है कि यहाँ कहाँ से भाई प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो तो हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा, बोट वाला, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअल में। ओके, ओरिजिन क्या है उन लोगों का। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि हाउ दे जनरेट। हमारा एम ये है हाउ दे जनरेट, भाई कहाँ से मिले। तो फिर से मैं आप लोगों को वही फिगर ड्रॉ करना है। ओके, छोटा बड़ा चलेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिए गए ये एरोज जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये एरोज ड्रॉ करना मत भूलना। जब भी फिगर आप लोग ड्रॉ करो तो ये एरोज हमें 100% चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की और मैग्नेटिक कंपोनेंट की। ये हमारा हो गया एक्स। फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। ओके, और ये सभी कैसे होते हैं? तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z हो गया। ओके, ये ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा फिगर में। ओके, अच्छा, हम लोग अब बात करते हैं भाई हाउ दे जनरेट। तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन करेंगे। जब कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दूँ कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ओसिलेट होते हैं, सिंपल मीनिंग समझा रहा हूँ, रूटीन लाइफ एग्जांपल। जब इलेक्ट्रॉन ओसिलेट होता है, मूव करता है, वाइब्रेट करता है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होता है, फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होता है या फिर एक्सेलरेट होता है फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, एक्सेलरेट होता है, स्पीड बढ़ जाएगी, तब भी उस में से क्या प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, बाय oscillating electric charge and by accelerated electric
चार्ज, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ईएम लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। चलो ये पॉइंट मेंशन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट फटाफट से लिया करो, ओके, मज़ा आएगा। तो दो बातों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज accelerates, electric and magnetic disturbance created। क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट होगा तब वहाँ पे दो टाइप के, अच्छा, इस पॉइंट से मैक्सवेल ने एक और बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग 10th के अंदर ये पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोटर एंड जनरेटर को आप लोग पढ़ के आए हो। तो उसका अगर आप लोगों को प्रिंसिपल याद है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तो ये फिनोमेना समझ पाओगे। बहुत डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मोस्टली सिमिलर थिंग्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, जब आप लोग वो प्रिंसिपल याद करोगे तब ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल जाएगा। बोथ आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो जब ऐसा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, पहले आप लोग क्या करते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके मैग्नेटिक फील्ड को लेके आ रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। तो बात तो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। तो यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक्सेलरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेलरेट होंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट। अब ये थोड़ा डिटेल में, लिंक्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस that can travel indefinitely through स्पेस में एक आइडेंटिटी क्रिएट करके वो मूव होते रहते हैं। इफ़ द चार्जेस ऑसिलेट पीरियोडिकली मतलब क्या होगा, एक रेगुलर यूनिफॉर्म ट्रैवलिंग वहाँ पे दिख रही होगी। periodically the disturbance are waves, मतलब वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, waves whose electric and magnetic components are perpendicular to each other and to the direction of propagation।
मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर जाता है उसी डायरेक्शन के अंदर वो दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे। नोट डाउन करो इसे, पूरा थियोरेटिकल है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे समझना है। थोड़ी स्पीड रखो यहाँ से। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जा रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स बहुत ही सिंपल। अब ये बेसिक टर्म्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। ओके, तो फिर से मैं आप लोगों को एक वेव ड्रॉ करके दिखा दूं। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये अपवर्ड ये जो वेव निकलता है और इस टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रेस्ट बोलते हैं इसे। टॉप मोस्ट पॉइंट को बोलेंगे क्रेस्ट और यहाँ पे बोलेंगे ट्रफ। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, फिर दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लैम्बडा, वेवलेंथ लैम्बडा। ओके, फिर ये जो हाइट है, ये हाइट क्रेस्ट की जो हाइट है या तो फिर ट्रफ की डेप्थ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ओके, तो कुछ बेसिक बातें हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग करेंगे ख़त्म, क्योंकि ये थियोरेटिकल है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज अ वेवलेंथ, तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव, उसे क्या कहेंगे, वेवलेंथ, सिंबल होगा लैम्बडा। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, ये भी आप लोग पढ़ के आए, न्यू सिंबल होगा, NEW। वी को थोड़ा ऊपर से मोड़ दो तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ particular point in a second। एक सेकंड के अंदर कितने वेव्स पास हो जा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक सेकंड में कितने पास हो रहे हैं। ओके, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसका SI यूनिट जो है वो होगा हर्ट्ज, HZ एंड CPS, साइकिल पर सेकंड। क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। थर्ड हमारा फिनोमेना है स्पीड, मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, सिंबल है C, कैपिटल C। ओके, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ से एक और रिलेशन जो है वो हमें पढ़ना है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा का। C = म्यू लैम्बडा होता है रिलेशन, C = म्यू लैम्बडा एंड लैम्बडा C/म्यू हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम, और जितनी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों होते हैं। लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम्स में भी इसको यूज़ करेंगे हम लोग। चलो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड। फोर्थ इज एम्पलीट्यूड, सिंबल इज कैपिटल A। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ
height of the crest or depth of trough is called amplitude. Our fifth and very most important is wave number. इसको हम लोगों को फाइंड भी करना है, सम्स में इसका बहुत यूज़ करेंगे, वेव नंबर। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। फॉर्म सिंबल है उसका v बार इज इक्वल टू 1/λ। इसी को लैम्बडा के अगर सी वी के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, म्यू बाय सी। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, लैम्बडा सी इज इक्वल टू लैम्बडा म्यू के ऊपर से हमें ये रिलेशन मिला। एंड यूनिट इज सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक बातें थी वेव्स के ऊपर, कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर। ये सभी बेसिक बातें थी जो बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फंडामेंटल जो टर्म्स यूज़ किए थे वो थी। ओके, तो पहले आराम से इतना थोड़ा बहुत पढ़ो। ओके, टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, अभी भी कुछ ना समझ में आए तो पूछना है। ओके, थैंक यू एंड वेरी मच।